अच्छा, आज हमारे पास टॉपिक है एजाइल के अंदर एक मेथोडोलॉजी यूज होती है जिसका नाम है क्रिस्टल। ठीक है, मतलब क्रिस्टल एजाइल की एक मेथोडोलॉजी है, मतलब एक तरीकाकार है। ठीक है, मेथोडोलॉजी का मतलब क्या होता है? तरीकेकार। ठीक है, एक ऐसा तरीकेकार होता है जो हम अपने प्रोजेक्ट्स की डेवलपमेंट में यूज करते हैं। ठीक है, जिसमें से हमने बहुत सारे तरीकेकार पढ़े हैं। ठीक है, बहुत सारी मेथोडोलॉजीज पढ़ी हैं। हमने एएचडी पढ़ा था, एडेप्टिव सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, फिर उसके बाद डायनेमिक सिस्टम मेथड डीएसडीएम पढ़ा था, और इसके बाद आता है हमारे पास क्रिस्टल। ठीक है, तो क्रिस्टल क्या होता है इसको हम इस लेक्चर के अंदर देखेंगे। अब यहाँ पे देखो क्रिस्टल मेथोडोलॉजी का पहला पॉइंट, क्रिस्टल वाज इंट्रोड्यूस्ड एज अ फैमिली ऑफ मेथोडोलॉजीज इन 1998। भाई देखो, क्रिस्टल को क्या कहा जा रहा है? एक फैमिली ऑफ मेथोडोलॉजीज कहा जा रहा है। मतलब क्रिस्टल खुद एक मेथोडोलॉजी है, लेकिन इसके अंदर भी एक पूरी फैमिली है। मतलब 5 मेथोडोलॉजीज की एक फैमिली है जिसको मैं क्या कह रहा हूं? क्रिस्टल। ठीक है, मतलब क्रिस्टल के अंदर 5 मेथोडोलॉजीज हैं जिनमें से हम कोई एक पिक करते हैं अपने प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए। सही है। अब यहां पे देखो सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, दीज आर लाइट वेट मेथोडोलॉजीज। किसको लाइट वेट मेथोडोलॉजीज कहा जा रहा है? ये जो फैमिली है ना, मतलब क्रिस्टल के अंदर 5 मेथोडोलॉजीज आती हैं, मतलब 5 मेथोडोलॉजीज की एक फैमिली है। सही है, तो वो क्या है? लाइट वेट है। ठीक है, एंड आर बेस्ड ऑन द बिलीव दैट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स कॉल फॉर अ डिफरेंट मेथोडोलॉजीज। भाई देखो, प्रोजेक्ट हमारे पास डिफरेंट तरीके के होते हैं, यही वजह है कि क्रिस्टल के अंदर मेथोडोलॉजीज भी 5 हैं। तो मतलब हम 5 में से कोई एक पिक कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट को देखते हुए। ठीक है, मतलब अगर मेरा प्रोजेक्ट छोटा है तो क्रिस्टल की मैं एक दूसरी मेथोडोलॉजी यूज करूंगा। अगर मेरा प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है तो एक दूसरी मेथोडोलॉजी यूज करूंगा, क्योंकि इसके अंदर कितनी मेथोडोलॉजीज आ जाती है? 5 मेथोडोलॉजीज आ जाती है, जो अभी आगे आके मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है प्रोजेक्ट्स के लिहाज से आप क्रिस्टल की कोई भी मेथोडोलॉजी पिक कर सकते हो। ठीक है, अब देखो थर्ड पॉइंट, continuous review and revision of the development process ensures flexibility of the process। मतलब देखो, एजाइल के अंदर आप कहीं भी चले जाओ, ठीक है, हम जो भी प्रोजेक्ट बनाते हैं, ठीक है, जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं उसको रिव्यू भी करते हैं, उसका रिवीजन भी करते हैं। रिव्यू मतलब आइटरेशंस में हमारे पास सॉफ्टवेयर बनता है, छोटे छोटे पोर्शन में बनता है, तो हर पोर्शन बनाने के बाद हम उसे रिव्यू करते हैं, टेस्टिंग करते हैं उसकी। सही है, तो क्रिस्टल के अंदर भी ये जो रिव्यू और रिवीजन होता है, ये हमारे प्रोसेसेस की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है। क्योंकि मैंने आपको बताया था एजाइल की मेथोडोलॉजी है, और एजाइल का मतलब खुद क्या है? फ्लेक्सिबल। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, यही वजह है कि अगर आप कंटिन्यूस रिव्यू करते हो, रिवीजन करते हो अपने प्रोसेसेस की, तो आपके प्रोसेस की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, ये इसका एक पॉइंट है। अब देखो चौथा पॉइंट, इन क्रिस्टल मेथोडोलॉजीज। अब देखो, इन क्रिस्टल मेथोडोलॉजीज मतलब क्रिस्टल के अंदर 5 मेथोडोलॉजीज आती है ना, तो यहाँ पे यही बता रहा है उन 5 के अंदर प्रोजेक्ट्स आर कैटेगराइज्ड अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द प्रोजेक्ट। ठीक है, एंड द क्रिटिकलिटी ऑफ द सिस्टम बीइंग डेवलप्ड। मतलब ये जो आप प्रोजेक्ट बनाओगे उसमें अगर क्रिस्टल की आप मेथोडोलॉजीज को यूज करोगे तो वो 2 कैटेगरीज में बटा हुआ है। पहला है साइज ऑफ द प्रोजेक्ट। भाई देखो, साइज कम होता है, मतलब हमारे प्रोजेक्ट अगर छोटा है तो उसमें लोग भी हम कम लगाते हैं। ठीक है, साइज बड़ा होता है प्रोजेक्ट का तो लोग उसमें ज्यादा लगाते हैं, एम्प्लॉय ज्यादा लगाते हैं। ठीक है, तो ये साइज ऑफ द प्रोजेक्ट की बात कर रहा है। फिर है क्रिटिकलिटी ऑफ द सिस्टम। मतलब क्रिटिकलिटी मतलब हमारा सिस्टम कितना नाजुक है, सही है, कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि ऐसा होता है कि कुछ सिस्टम ना बहुत क्रिटिकल होते हैं जिनमें गलती की गुंजाइश नहीं होती। सही है, तो यहाँ पे यही बता रहा है कि जो आपके पास क्रिस्टल की मेथोडोलॉजीज है, अगर आप प्रोजेक्ट्स के ऊपर अप्लाई करते हो तो वो 2 चीजों में कैटेगराइज की जाती है। एक तो साइज ऑफ द प्रोजेक्ट, मतलब साइज बड़ा है तो कितने लोग लगेंगे उसमें। क्रिटिकलिटी, क्या हमारा सिस्टम कितना क्रिटिकल है, कितना नाजुक है, कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इनको अभी जब मैं आपको ये 5 मेथोडोलॉजी समझाऊंगा ना,
तब आपको ये दोनों पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे, साइज ऑफ द प्रोजेक्ट और दूसरा क्रिटिकलिटी ऑफ द सिस्टम। ठीक है, अब देखो अगला सेशन यहाँ पे क्या कह रहा है, द क्रिस्टल फैमिली हैज टू कॉमन रूल्स। मतलब देखो ये जो क्रिस्टल फैमिली, इसकी फैमिली के अंदर कितनी मेथोडोलॉजीज आती हैं, 5। ठीक है, तो वो जो फैमिली है वो 2 रूल्स के ऊपर, मतलब वो जो 2 रूल्स हैं वो पूरी फैमिली के ऊपर अप्लाई होते हैं। ठीक है, मतलब इन 2 रूल्स का खास ख्याल रखना है। ठीक है, अब देखो पहला पॉइंट क्या कह रहा है, पहला रूल, द प्रोजेक्ट मस्ट यूज इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट विद इंक्रीमेंट्स ऑफ 4 months और लेस। मतलब वही बात आ गई, इंक्रीमेंट्स में बनाते हैं हम प्रोजेक्ट, छोटे छोटे इंक्रीमेंट्स में, छोटे छोटे पोर्शंस में अपना पूरा प्रोजेक्ट डेवलप करते हैं। और वो जो एक इंक्रीमेंट है, जो एक आइटरेशन हमारे पास होती है, वो आपके पास 4 महीने या उससे कम की होनी चाहिए। ठीक है, मतलब उससे ज्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, 4 months और लेस। फिर सेकंड रूल क्या है, द टीम मस्ट होल्ड प्री एंड पोस्ट इंक्रीमेंट रिफ्लेक्शन वर्कशॉप्स। मतलब देखो जब हम इंक्रीमेंट स्टार्ट करते हैं, ठीक है, छोटे छोटे इंक्रीमेंट्स में पूरा प्रोजेक्ट बनता है, तो जब हम इंक्रीमेंट स्टार्ट करते हैं तो प्री मतलब उस इंक्रीमेंट को स्टार्ट करने से पहले, और पोस्ट मतलब उस इंक्रीमेंट को खत्म करने के बाद हम कुछ वर्कशॉप्स रखवाते हैं। अब वो वर्कशॉप्स टीम के दरमियान भी हो सकती है, उन वर्कशॉप्स में क्लाइंट भी हो सकता है। ठीक है, जिसको इन्वॉल्व करके हम अपने इंक्रीमेंट्स को बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, तो ये इसके 2 रूल्स हैं। ठीक है, मतलब रूल्स मतलब लाजमी फॉलो करने हैं। मतलब रूल्स क्यों बनाए जाते हैं, इसलिए बनाए जाते हैं कि उनको आपने लाजमी फॉलो करना है, तो ये रूल्स लाजमी फॉलो करने हैं। ठीक है, अब आ जाओ, द 2 बेसिक क्रिस्टल टेक्निक्स आर एज फॉलोज। भाई देखो पीछे रूल्स की बात कर रहा था, अब यहाँ पे टेक्निक्स की बात कर रहा है कि जो हम काम करेंगे उसमें टेक्निक कौन सी हम यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो टेक्निक भी कितनी है, 2 है, मतलब रूल्स भी 2 हैं और टेक्निक्स भी 2 हैं। अब पहली टेक्निक क्या कह रहा है, मेथोडोलॉजी ट्यूनिंग टेक्निक। ठीक है, ट्यूनिंग मतलब बेहतर किस तरह से बनाया जाए, ट्यूनिंग कैसे की जाए उसकी। दूसरा है रिफ्लेक्शन वर्कशॉप टेक्निक। मैंने आपको अभी पीछे क्या बताया, हर इंक्रीमेंट से पहले प्री और पोस्ट क्या होती है, रिफ्लेक्शन वर्कशॉप होती है। ठीक है, तो यहाँ पे उन टेक्निक्स की बात कर रहा है। ठीक है, एक तो मेथोडोलॉजी ट्यूनिंग टेक्निक, फिर रिफ्लेक्शन वर्कशॉप टेक्निक। ठीक है, तो इन टेक्निक्स को 1 by 1 समझते हैं। सबसे पहला क्या है, मेथोडोलॉजी ट्यूनिंग टेक्निक। अब इसमें क्या करते हैं, दिस यूजेस प्रोजेक्ट इंटरव्यूज एंड टीम वर्कशॉप। ठीक है, मतलब इसमें क्या होता है, प्रोजेक्ट के हवाले से जिसका हमें इंटरव्यू लेने की जरूरत होती है वो हम कंडक्ट करवाते हैं, और फिर टीम वर्कशॉप, मतलब जो पूरी टीम होती है वो एक जगह पे बैठती है, और वहां पे अगर प्रोजेक्ट मैनेजर है तो वो क्या करता है, वर्कशॉप देता है, सारी चीजें समझाता है। इस तरह की बहुत सारी हमारे पास क्या होती है, जब बहुत सारे लोग एक जगह इकट्ठे बैठते हैं और किसी चीज को डिस्कस करते हैं तो वो वर्कशॉप में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे यही कह रहा है, दिस यूजेस प्रोजेक्ट इंटरव्यूज एंड टीम वर्किंग टू कन्वर्ट a base methodology to a starter methodology for the project। बेस मेथोडोलॉजी का मतलब कि वो तरीकेकार जिसपे हमारा पूरा प्रोजेक्ट बेस करता है। ठीक है, उसे स्टार्टर मेथोडोलॉजी में कैसे कन्वर्ट करना है। स्टार्टर मेथोडोलॉजी मतलब जब हम अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे तो स्टार्टर मेथोडोलॉजी क्या होगी, तो वो हम कहां से लेते हैं, बेस मेथोडोलॉजी से, मतलब जो हमारा पूरा मेन तरीकेकार है, मेथोडोलॉजी है, उससे उसको हम कन्वर्ट करते हैं किसमें, स्टार्टर मेथोडोलॉजी के। जब हम अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे तो स्टार्टर मेथोडोलॉजी क्या होगी, शुरुआती तरीकेकार क्या होगा। सही है, ये इसका पॉइंट है। अब देखो इसका सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड टेक्निक क्या है, द रिफ्लेक्शन वर्कशॉप टेक्निक। ठीक है, तो यहां पे देखो सेकंड में क्या कह रहा है, द वर्कशॉप्स आर कंडक्टेड एवरी कपल ऑफ वीक्स ड्यूरेशन। मतलब जो वर्कशॉप होंगी ना वो हर कपल ऑफ वीक मतलब 2 हफ्ते, हर 2 हफ्ते बाद आपने क्या रखनी है, वर्कशॉप्स रखनी है, जिसमें आप टीम के साथ डिस्कशन कर सकते हो, आप क्लाइंट के साथ डिस्कशन कर सकते हो, टू फाइंड द प्रोसेसेस विच आर नॉट वर्किंग वेल। मतलब हर 2 हफ्ते बाद हम क्या रखते हैं, वर्कशॉप्स कंडक्ट करवाते हैं, जिसके अंदर हम क्या चीज डिस्कस करते हैं कि ऐसे कौन से प्रोसेसेस हैं जो सही काम नहीं कर रहे, विच आर नॉट वर्किंग वेल। ठीक है, फिर देखो सेकंड पॉइंट,
द स्ट्रेटेजी इज डेवलप्ड टू रेक्टिफाई सच प्रोसेसेस दैट कैन हेल्प द टीम। मतलब ये क्या कह रहा है पहले पॉइंट में कि रिफ्लेक्शन वर्कशॉप टेक्निक में, मतलब जो वर्कशॉप हम कंडक्ट करते हैं इसमें होता क्या है कि हम वो प्रोसेसेस फाइंड आउट करते हैं जो सही काम नहीं कर रहे हैं, और इसी स्टेप के अंदर जब हम वो प्रोसेसेस फाइंड कर लेते हैं जो सही काम नहीं कर रहे, उनको रेक्टिफाई करते हैं। रेक्टिफाई का मतलब ठीक करना, दुरुस्त करना। मतलब जो प्रोसेसेस सही काम नहीं कर रहे उन प्रोसेसेस को हम क्या करते हैं, रेक्टिफाई करते हैं, दुरुस्त करते हैं, ठीक करते हैं, ताकि वो प्रोसेसेस हमारी टीम को हेल्प कर सकें, उनकी मदद कर सकें। ठीक है, एक इसका ये पॉइंट है। ठीक है, तो ये दो टेक्निक्स होती हैं आपके पास क्रिस्टल के अंदर। अब देखो, क्रिस्टल मेथड्स आर मेनली फोकस्ड ऑन, मतलब ये जो क्रिस्टल आपके पास एक मेथोडोलॉजी है वो फोकस किस किस के ऊपर करती है। पहला पॉइंट, पीपल। ठीक है, मतलब जो पीपल हैं जो काम कर रहे हैं, ठीक है, उनके ऊपर ये मेथोडोलॉजी क्या करती है, फोकस रखती है। दूसरा, उनके दरमियान का इंटरेक्शन, उनके दरमियान का इंटरेक्शन लेवल कैसा है, ठीक है, उसके ऊपर भी ये फोकस करती है। तीसरा, कम्युनिटी, मतलब जो प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं, जो सॉफ्टवेयर हम बना रहे हैं, वो कौन सी कम्युनिटी को टारगेट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ सिंगिंग से रिलेटेड, तो जाहिर बात है वो सिंगर्स की कम्युनिटी को टारगेट करेगा। ठीक है, फिर इसी तरह स्किल्स, मतलब हम, मतलब क्रिस्टल, मतलब कोई भी आप सॉफ्टवेयर बना रहे हो, हम स्किलफुल बंदे रखते हैं, ठीक है, जिनके पास स्किल ज्यादा होती हैं। तो इसका मतलब क्रिस्टल मेथड्स भी क्या करता है, जिन बंदों के पास स्किल्स है, जिनके पास टैलेंट्स हैं, उनको वो क्या करता है, उनके ऊपर फोकस करता है। और फिर वही बात आ गई कम्युनिकेशंस। ठीक है, मतलब जो आपके जितने भी टीम मेंबर्स काम कर रहे हैं उनके दरमियान कम्युनिकेशन कैसी है, कम्युनिकेशन गैप तो नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीजें फोकस करते हैं क्रिस्टल की मेथोडोलॉजी। ठीक है, अब देखो, मैंने आपको क्या बताया था, जो क्रिस्टल मेथोडोलॉजी है उसकी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, 5 मेंबर्स हैं। ठीक है, तो अब आप पहले काउंट करो, 1 2 3 4 5, सही है। अब देखो 5 है ना, हम अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से कोई एक पिक करते हैं। मतलब देखो, ये जो 5 फैमिलीज है ना, इनको कलर से रिप्रेजेंट किया गया है। मतलब अगर छोटा प्रोजेक्ट है जिसमें मुझे 6 बंदों की जरूरत है, तो मैं कौन सा कलर चूज करूंगा, क्लियर। क्लियर मतलब व्हाइट। ठीक है, फिर अगर प्रोजेक्ट बड़ा है, साइज ऑफ द प्रोजेक्ट, मैंने बताया था ना कि दो चीजों में हमारा क्रिस्टल का जो मेथोडोलॉजी वो डिवाइड होती है, एक तो साइज ऑफ द प्रोजेक्ट में और दूसरा क्रिटिकल सिचुएशन में होती है। ठीक है, तो अगर मेरे पास मेरा प्रोजेक्ट छोटा है तो इसका मतलब मुझे 6 बंदों की जरूरत है। ठीक है, तो मैं क्लियर यूज करूंगा, क्रिस्टल क्लियर यूज करूंगा। फिर अगर मेरा प्रोजेक्ट थोड़ा ज्यादा बड़ा है जिसमें मुझे 20 लोगों की जरूरत पड़ेगी, तो मैं ये यूज करूंगा, सेकंड। ठीक है, और इसको क्या कहूंगा, क्रिस्टल येलो। फिर अगर मेरा प्रोजेक्ट और ज्यादा बड़ा है, ठीक है, 40 लोगों की मुझे जरूरत है, ठीक है, तो क्रिस्टल ऑरेंज। फिर इसी तरह 80 लोग हैं, इसका मतलब प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे यूज करते हैं इसका ये चौथा फैमिली मेंबर। फिर है पांचवा, मतलब अगर 80 बंदों से भी ज्यादा आपका मतलब लोग लगते हैं एक प्रोजेक्ट में, इसका मतलब वो और ज्यादा बड़ा है। ठीक है, तो वो और डार्क हो जाता है। ठीक है, मतलब देखो, जितने बंदे कम हैं उतना कलर लाइट है, जितने बंदे बढ़ते जा रहे हैं उतना कलर डार्क होता जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे 5 आपके पास क्या है, फैमिली मेंबर्स है। मतलब हम अपने प्रोजेक्ट को देखते हैं और इस क्रिस्टल का कोई एक फैमिली मेंबर हम क्या करते हैं, पिक करते हैं। क्योंकि देखो 5 है, हम ऐसा तो नहीं कर सकते ना, क्लियर भी पिक कर लें, येलो भी पिक कर लें, नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो तभी इन 5 में से कोई एक हम पिक करते हैं। सही है, और ये याद रखना कि इसमें से जो क्वेश्चंस बनते हैं उनमें कलर्स के बारे में पूछा जाता है कि भाई अगर 6 बंदे हैं तो कौन सा क्रिस्टल हम यूज करेंगे, क्रिस्टल क्लियर यूज करेंगे, येलो यूज करेंगे, ऑरेंज यूज करेंगे, इस तरह के भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, मतलब देखो टीम साइज, मतलब ये जो जितने भी कलर्स आपको बता रहा है ये साइज के ऊपर बता रहा है। ठीक है, अब देखो देखो यहाँ पे इस फिगर को समझाने से पहले आप ये बॉटम में देखो क्या लिखा है नीचे, नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन द प्रोजेक्ट। सही है, नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन द प्रोजेक्ट का मतलब क्या है, टीम साइज, कि साइज कितना बड़ा है। मतलब साइज जितना ज्यादा बड़ा होगा उतने ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है,
तो मतलब ये नंबर ऑफ पीपल का मतलब क्या हो गया, साइज ऑफ द प्रोजेक्ट। और दूसरा क्या था, क्रिटिकलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट। मैंने आपको अभी शुरू में दिखाया था ना, देखो ये देखो, ये जो इसकी लास्ट लाइन है आप देखो, इन क्रिस्टल मेथोडोलॉजीज प्रोजेक्ट्स आर कैटेगराइज्ड अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द प्रोजेक्ट एंड द क्रिटिकलिटी ऑफ द सिस्टम। साइज ऑफ द प्रोजेक्ट की बात वही आ गई कि कितने बंदों की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। क्रिटिकलिटी का मतलब हमारा सिस्टम कितना नाजुक है, सही है, उसका क्रिटिकल लेवल क्या है, क्रिटिकलिटी लेवल क्या है, ठीक है। तो ये इस फिगर में देखते हैं, ठीक है। अब देखो, मतलब देखो, अगर हमारे पास प्रोजेक्ट इतना छोटा है कि जिसमें मुझे 1 से लेके 6 बंदों की जरूरत है, तो मैं क्रिस्टल क्लियर यूज करूंगा। अगर इसी तरह मतलब मेरी जो रेंज है लोगों की वो 7 से 20 के दरमियान है तो येलो यूज करूंगा, 21 से 40 के दरमियान है तो ऑरेंज यूज करूंगा, इसी तरह 41 से 80 के दरमियान है तो रेड यूज करूंगा, इसी तरह 81 टू 200 है इसके दरमियान लोग हैं तो मैरून, ठीक है। मरून पर्पल मतलब डार्क कलर होता है, ठीक है, मोस्टली, सही है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, ये तो मैंने बताई नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन द प्रोजेक्ट। भाई देखो, अब होता पता है क्या है, जैसे जैसे हमारे पास प्रोजेक्ट का साइज बड़ा होता है ना, इसका मतलब है हमें लोगों की भी ज्यादा जरूरत पड़ेगी, तो लेफ्ट टू राइट मूव होता है। मतलब देखो, मेरे पास 6 बंदे हैं लेकिन प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट है कि ज्यादा बंदे चाहिए, तो मैं लेफ्ट से मूव करूंगा, कहां पे, राइट साइड पे। मतलब मैं क्लियर से कहां पे जाऊंगा, येलो पे जाऊंगा। लेकिन अगर उससे ज्यादा बंदों की जरूरत है, ठीक है, 20 से ज्यादा बंदों की जरूरत है, तब मैं येलो से कहां जाऊंगा, ऑरेंज पे जाऊंगा। मतलब आप साइज ऑफ द प्रोजेक्ट को देख के लेफ्ट टू राइट मूव करते हो। पहला है क्लियर, आखिरी क्या है, मैरून, सही है। अब देखो, ये तो मैंने आपको बताया साइज ऑफ द प्रोजेक्ट। दूसरा है क्रिटिकलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट। मतलब देखो, ये आपको नजर आ रहा होगा, कंफर्ट, डिक्शनरी मनी, डिस्क्रिशनरी मनी, फिर एसेंशियल मनी और फिर लाइफ। भाई देखो, कंफर्ट का मतलब क्या है कि कम से कम क्रिटिकलिटी है, मतलब हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो कम से कम क्रिटिकल है। मतलब सबसे अच्छा लेवल कौन सा होता है, कंफर्ट। मतलब हमारा प्रोजेक्ट क्या होना चाहिए, कंफर्ट में होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर मेरे पास मेरा सॉफ्टवेयर ज्यादा बड़ा होता है, ठीक है, तो इससे क्या होता है, क्रिटिकलिटी बढ़ती है, उसकी नाजुक बढ़ती है, ठीक है। मतलब देखो, क्रिटिकलिटी के केस में हम नीचे से ऊपर जाते हैं, मतलब हम स्टार्ट करते हैं कहां से, कंफर्ट से। लेकिन फिर अगर सॉफ्टवेयर बड़ा होता जाता है तो इसका मतलब उसका क्रिटिकल लेवल भी बढ़ता जाता है ना। मतलब मैं कंफर्ट से फिर ऊपर जाने लगता हूं, सही है। मतलब यहाँ पे होता क्या है कि अगर हमारा एक सॉफ्टवेयर है वो कम क्रिटिकल है, इसका मतलब वो कंफर्ट जोन में, लेकिन अगर बढ़ेगा इसका मतलब वो कंफर्ट को लॉस कर देगा, ठीक है। इसका मतलब लॉस ऑफ कंफर्ट हो जाएगा, तो वो आगे कहां चला जाएगा, डिस्क्रिशनरी मनी। अब इसका मतलब क्या होता है कि वो पैसा जो हमने अपने प्रोजेक्ट में लगाया था, जो हमने जज किया था, वो यहाँ पे आके हमारा खत्म हो जाता है, ठीक है। फिर अगर और क्रिटिकल लेवल बढ़ता है तो इसका मतलब मैंने कंफर्ट को भी लॉस कर दिया, मैंने डिस्क्रिशनरी मनी भी लॉस कर दी, उसके बाद एसेंशियल मनी, मतलब वो पैसा जो जरूरी था, जो एक्स्ट्रा था, वो भी मेरे पास क्या हो गया, लॉस हो गया। मतलब ये तीनों जैसे जैसे, क्योंकि मैंने क्या बताया, बॉटम टू अप, नीचे से ऊपर की तरफ लॉस होता है, ठीक है। तो कंफर्ट में है तो मतलब मेरा सॉफ्टवेयर अच्छा है, मतलब क्रिटिकल लेवल कम है। लेकिन जैसे जैसे सॉफ्टवेयर बड़ा होता है या कॉम्प्लेक्स होता जाता है तो क्रिटिकल लेवल इसका बढ़ता जाता है, ठीक है। डिस्क्रिशनरी मनी भी लॉस हो गई, एसेंशियल मनी भी लॉस हो गई, और फिर एक ऐसा टाइम आता है कि हमारी लाइफ लॉस हो जाती है। अब देखो, लाइफ लॉस का ये मतलब नहीं है कि जिंदगी चली जाती है, इसका मतलब ये है कि वो बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो जाता है, ठीक है। और अक्सर ऐसा होता है, इस पॉइंट में आके हमारा प्रोजेक्ट कभी कभार क्या हो जाता है, अनसक्सेसफुल भी हो जाता है, ठीक है। इसका मतलब हमारे पास कंफर्ट होना चाहिए, क्रिटिकल लेवल क्या होना चाहिए, कंफर्ट होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए, ठीक है। मतलब कंफर्ट जोन में होगा तो इसका मतलब हमारा प्रोजेक्ट नाजुक सूरत हाल में नहीं गया, इस तरह से समझ लें, ठीक है। अब देखो, कंफर्ट को सी से रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्क्रिशनरी मनी को डी से, ई, एसेंशियल मनी को ई से, और लाइफ को एल से, ठीक है। मतलब कलर्स के केस में लेफ्ट टू राइट चलता है,
और क्रिटिकलिटी के केस में बॉटम टू अप चलता है, ठीक है। तो ये दो कैटेगरीज में डिवाइड होता है, एक क्रिटिकलिटी और एक दूसरा साइज ऑफ द प्रोजेक्ट, जो हम नंबर ऑफ पीपल में काउंट करते हैं, ठीक है। अब देखो, क्रिस्टल मेथोडोलॉजीज आर कैरेक्टराइज्ड बाय कलर अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ पीपल बीइंग कोऑर्डिनेटेड। मतलब जो कलर हम पिक करते हैं वो हम कैसे पिक करते हैं, नंबर ऑफ पीपल को देख के इस प्रोजेक्ट में कितने नंबर ऑफ पीपल मुझे चाहिए। तो देखो, क्लियर इज फॉर कोलोकेटेड टीम्स ऑफ 8 और फ्यूअर, मतलब 8 बंदों की टीम है या उससे कम बंदों की टीम है, तो मैं कौन सा कलर यूज करता हूं, क्लियर। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखो पिक्चर में, यहाँ पे कह रहा है 1 से अगर 6 हो, लेकिन ये कह रहा है कि अगर 8 से कम हो ना तब भी आप क्लियर को चूज कर सकते हो, ठीक है। फिर येलो को क्या कह रहा है कि अगर अप्रोक्सीमेटली मतलब 10 से 20 बंदों की टीम है, ठीक है, 10 से 20 बंदों के दरमियान की टीम है, तो आप येलो चूज करोगे। और अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या कह रहा है 7 to 20, मतलब वहां पे कह रहा है, मतलब यहाँ पे कह रहा है 10 से 20 बंदों की टीम है, और यहाँ पे क्या कह रहा है 7 से 20। तो दोनों केसेस में आप क्या कर सकते हो, येलो कलर चूज कर सकते हो, ठीक है। फिर इसके बाद ऑरेंज, ऑरेंज इज अप्रोक्सीमेटली 20 to 50 पीपल, ठीक है। मतलब आप ऑरेंज क्रिस्टल यूज कर सकते हो कब, जब 20 से 50 बंदों की टीम है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या कह रहा है 21 से 40, मतलब 21 से 40 हो या 21 से 50 हो, तब भी आप क्या यूज कर सकते हो, ऑरेंज यूज कर सकते हो, मतलब अगर इनकी रेंज के दरमियान में है तो, ठीक है। फिर देखो, रेड इज फॉर अप्रोक्सीमेटली 50 to 100 पीपल एंड सो ऑन, ठीक है। मतलब अगर आपके 50 से 100 के दरमियान में लोग हैं तो आप रेड यूज करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 41 to 80 कह रहा है और वहां पे 50 to 100 कह रहा है, ठीक है। लेकिन अगर इसके दरमियान में है तो आप रेड यूज कर सकते हो। अगर हाँ 100 से भी एक्सीड कर जाता है, ठीक है, तो आप क्या मैरून यूज करोगे, ठीक है। इसकी रेंज कितनी है 81 to 100। मतलब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर 100 पीपल से भी ज्यादा हो जाता है एंड सो ऑन, तो आप कौन कौन से कलर यूज कर सकते हो, मरून, ब्लू और वॉयलेट। वॉयलेट मतलब वो जो जामनी कलर होता है ना, पर्पल टाइप का कलर होता है, ठीक है, उसको वॉयलेट कहते हैं। अब देखो ये तीनों डार्क है, मैरून भी डार्क है, ब्लू भी डार्क है और वॉयलेट भी डार्क है, ठीक है। तो अगर 100 बंदों की टीम से बढ़ जाता है तो आप ये कलर यूज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मोस्टली आपको यहाँ पे मरून देखने को मिलेगा, रेड के बाद मरून देखने को मिलेगा जब आपकी टीम बहुत ज्यादा बड़ी होती है, सही है, ठीक है। तो कुछ पॉइंट्स ये थे। अब देखो, अब क्रिटिकलिटी के बारे में बता रहा है कि क्रिटिकलिटी क्या होती है। देखो, क्रिटिकलिटी इज डिफाइंड एज द पोटेंशियल फॉर द सिस्टम टू कॉज डैमेज। मतलब क्रिटिकलिटी किसे कह रहे हैं जरा समझना, मतलब आपका सिस्टम कितना पोटेंशियल है डैमेज कॉज करने में, मतलब आपका सिस्टम कितना पोटेंशियल है कि वो डैमेज कॉज कर सकता है, सही है भाई। देखो, अगर हमारा सिस्टम अच्छा होगा तो इसका मतलब उसमें क्रिटिकलिटी कम है, सही है। लेकिन अगर क्रिटिकलिटी बढ़ती जाएगी तो इसका मतलब हमारा सिस्टम ज्यादा से ज्यादा डैमेज होने के चांसेस हैं, ठीक है। तो ये इसका पॉइंट है क्रिटिकलिटी का। अब देखो सेकंड पॉइंट, एज द प्रोजेक्ट साइज इंक्रीजेस मूव्स टू द राइट ऑफ द डायग्राम। भाई मैंने बताया ना कि अगर साइज बढ़ रहा है, मतलब अगर लोग बढ़ रहे हैं, पीपल बढ़ रहे हैं, तो आपने कहां पे मूव करना है, राइट साइड की जाने मूव करना है। किस तरह से, देखो, लोग अगर बढ़ रहे हैं, पीपल अगर बढ़ रहे हैं, मतलब साइज बड़ा हो रहा है मेरे प्रोजेक्ट का, तो मैं कहां पे मूव करूंगा, राइट साइड की जाने मूव करूंगा। मतलब क्लियर से येलो पे, फिर ऑरेंज पे, फिर रेड की जानिब मैं मूव करूंगा। लेकिन आप देखो, द हार्डर द प्रोजेक्ट, अब इसका मतलब अगर क्रिटिकलिटी बढ़ती है तो यहां पे क्या कह रहा है, एंड हेंस अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव डार्कर कलर ऑफ क्रिस्टल इज नेसेसिटेड। अच्छा, यहां पे कह रहा है कि अगर आपका प्रोजेक्ट साइज बढ़ता है तो आप राइट साइड पे मूव होते हो, लेकिन जितना ज्यादा आपका प्रोजेक्ट हार्ड होता है, ठीक है, उतने ज्यादा आपको लोगों की जरूरत पड़ती है। तो आप जितना राइट साइड पे मूव करोगे उतना ज्यादा आपको क्या मिलता जाएगा, डार्क कलर मिलता जाएगा क्रिस्टल का, ठीक है। ये इसका पॉइंट है। अब देखो, मतलब ये जो सेकंड पॉइंट था ये कलर के बारे में बता रहा है, साइज ऑफ द प्रोजेक्ट के बारे में बता रहा है, पीपल के बारे में बता रहा है।
लेकिन थर्ड पॉइंट में देखो, एज द क्रिटिकलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट इंक्रीजेस, मतलब अगर क्रिटिकलिटी बढ़ती है आपके प्रोजेक्ट की, नाजुक सूरत-ए-हाल बढ़ती है आपके प्रोजेक्ट की, तो आप क्या करते हो, मूव्स फ्रॉम द बॉटम टू द अप ऑफ द डायग्राम। भाई देखो पीछे देखो, नीचे लास्ट लेवल क्या था, कंफर्ट, मैं ऊपर गया तो इसका मतलब मैंने कंफर्ट लॉस कर दिया, ठीक है। डिस्क्रिशनरी मनी पे आया मैं, फिर अगर इससे और ऊपर गया तो इसका मतलब ये डिस्क्रिशनरी मनी लॉस कर दिया, फिर एसेंशियल मनी लॉस कर दिया। इसका मतलब सबसे क्रिटिकल का सबसे लोअर लेवल कौन सा है, कंफर्ट, और हाई लेवल कौन सा है, लाइफ। इसका मतलब अगर कंफर्ट में है तो प्रोजेक्ट सही है, अच्छा है, लेकिन अगर उसमें क्रिटिकलिटी ज्यादा है, वो एल तक पहुंच गया, लाइफ तक पहुंच गया, तो इसका मतलब है वो ज्यादा खतरनाक है, वो ज्यादा से ज्यादा डैमेज कॉज कर सकता है, ठीक है। ये इसका पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ पे यही कह रहा है, एज द क्रिटिकलिटी ऑफ अ प्रोजेक्ट इंक्रीजेस मूव्स फ्रॉम द बॉटम टू द टॉप ऑफ द डायग्राम, मतलब नीचे से टॉप की जानिब हम जाते हैं। However, criticality does not affect the color for of crystal use, मतलब देखो ये जो क्रिटिकलिटी है ना, ये उसके ऊपर इफेक्ट, कलर के ऊपर इफेक्ट नहीं करता, ठीक है। मतलब ये दोनों सेपरेट चीजें, दोनों चीजों को, मतलब आपके प्रोजेक्ट को दो चीजों में कैटेगराइज किया हुआ है, ठीक है। मतलब जो क्रिटिकलिटी है वो आपके पास कलर्स के ऊपर इफेक्ट नहीं करता, ठीक है। ये इसका एक पॉइंट है। अब देखो, अब मैंने आपको लेटर्स बताए थे ना, सी फॉर कंफर्ट, डी फॉर डिस्क्रिशनरी मनी, एसेंशियल मनी, फिर लाइफ। मतलब देखो अगर कंफर्ट है, सी है, तो इसका मतलब अच्छा है, फिर इसी तरह से वो बढ़ता जाता है। मतलब देखो यहाँ पे ये असेंडिंग ऑर्डर में चल रहा है, देख रहे हो, जब मैंने आपको पिक्चर दिखाई थी ये वाली, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में चल रहा है, सही है। तो बेसिकली ये डिसेंडिंग ऑर्डर में चलता है, लेकिन आपके पास यहाँ पे ये असेंडिंग ऑर्डर में समझाया है, सही है। मतलब कंफर्ट अच्छा है, डिस्क्रिशनरी मनी पे जाओगे तो कंफर्ट लॉस कर दोगे, एसेंशियल पे जाओगे तो इसको लॉस कर दोगे, लाइफ पे जाओगे तो एसेंशियल मनी को लॉस कर दोगे, इस तरह से, ठीक है। मतलब आप इसको इस तरह से भी पढ़ सकते हो, लॉस ऑफ कंफर्ट, लॉस ऑफ डिस्क्रिशनरी मनी, लॉस ऑफ एसेंशियल मनी, लॉस ऑफ लाइफ। मतलब सबसे डेडली ये होता है लाइफ वाला, ठीक है। अब देखो आगे बता रहा है, एज बल्क ऑफ द पब्लिश्ड डेटा इज फोकसिंग ऑन क्रिस्टल क्लियर एंड क्रिस्टल ऑरेंज प्रोजेक्ट्स। मतलब ये कह रहा है बल्क मतलब बहुत ज्यादा, मतलब जो बहुत ज्यादा हमारे यहाँ प्रोजेक्ट्स बनते हैं, सिस्टम बनते हैं, वो किन के ऊपर बनते हैं, क्रिस्टल क्लियर या क्रिस्टल ऑरेंज प्रोजेक्ट्स, ये बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं, ठीक है। मतलब पूरी जो 5 लोगों की फैमिली है ना, उसमें क्लियर का कलर मतलब व्हाइट और ऑरेंज बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, ठीक है। तो इन दोनों के कुछ अलग से पॉइंट्स हैं जो इस लेक्चर में समझाए हुए हैं। तो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, सम स्पेसिफिक्स ऑफ ईच ऑफ दीज मेथोडोलॉजीज आर एज फॉलोज, मतलब क्रिस्टल क्लियर को समझाया हुआ है और क्रिस्टल ऑरेंज को समझाया हुआ है। इसको पहले समझते हैं। सबसे पहले हम किसे देख रहे हैं, क्रिस्टल क्लियर को। देखो रोल्स वेरी अक्रॉस द क्रिस्टल मेथोडोलॉजीज एज द साइज एंड क्रिटिकलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट इंक्रीजेस। रोल्स किसे कहते हैं, रोल्स का मतलब होता है जो मैं सॉफ्टवेयर बना रहा हूं उसमें प्रोजेक्ट मैनेजर की जरूरत पड़ेगी, डेवलपर की जरूरत पड़ेगी, डिजाइनर की जरूरत पड़ेगी, ये क्या है, ये रोल्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, रोल्स वेरी, वेरी का मतलब रोल्स चेंज होना, मतलब रोल्स चेंज होते हैं अक्रॉस द क्रिस्टल मेथोडोलॉजीज। मतलब क्रिस्टल मेथोडोलॉजीज को जब हम यूज करते हैं तो उसमें रोल्स वेरी करते हैं, चेंज होते हैं। क्यों चेंज होते हैं, जब हमारा साइज या क्रिटिकलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट बढ़ता है, ठीक है। मतलब साइज बढ़ेगा, प्रोजेक्ट की क्रिटिकलिटी बढ़ेगी, तो रोल्स भी चेंज हो सकते हैं, ठीक है। ये इसका पॉइंट है। फिर देखो इन अदर वर्ड्स क्लियर हैज द फ्यूएस्ट डिफाइंड रूल्स, मतलब जो क्लियर है, जो व्हाइट है ना क्रिस्टल क्लियर, उसमें 6 लोग होते हैं ना सिर्फ, ठीक है, 6 या उससे कम, तो मतलब उसमें रोल्स कम होते हैं, मतलब उसमें लोग कम होते हैं, ठीक है। जिस तरह मैंने बताया रोल्स किसे कह रहा हूं मैं, प्रोजेक्ट मैनेजर, डेवलपर, डिजाइनर, उसमें कम होते हैं। लेकिन अगर मैं मैरून की बात करूं, मतलब क्लियर पहला है और मरून 5वां है, आखिरी है, तो मरून में जाहिर बात है आपके पास बंदे बढ़ जाएंगे ना, साइज बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये इसका पॉइंट है। तो हम यहाँ पे अभी किसकी बात कर रहे हैं, क्रिस्टल क्लियर की बात कर रहे हैं, ठीक है, मैरून की बात नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो द मिनिमम डिफाइंड रोल्स फॉर
क्रिस्टल क्लियर प्रोजेक्ट्स आर एज फॉलोज। मतलब मिनिमम कम से कम क्रिस्टल क्लियर में कौन कौन से रोल्स होते हैं? एक स्पॉन्सर होता है, ठीक है, जो हमारे सॉफ्टवेयर पे पैसा लगा रहा है, स्पॉन्सर कर रहा है उसे। फिर दूसरा सीनियर डिजाइनर, ठीक है, एक सीनियर डिजाइनर होता है। और फिर कौन होता है? एक प्रोग्रामर होता है। मतलब क्रिस्टल क्लियर में ये 3 रोल्स लाजमी होते हैं, ठीक है। अब देखो क्रिस्टल क्लियर के बारे में बता रहा है, क्रिस्टल क्लियर एक्सपेक्ट्स दैट ऑल टीम मेंबर्स विल बी वर्किंग इन द सेम रूम टुगेदर। छोटी सी तो टीम होती है क्रिस्टल क्लियर में, कम से कम बंदे होते हैं, इसका मतलब वो एक रूम में काम करने चाहिए। ये कौन कहता है? क्रिस्टल क्लियर कहता है, ठीक है। अब देखो सपोर्ट फॉर मोर कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन इज नॉट स्पेसिफाइड। मतलब ये कह रहा है जो कम्युनिकेशन होगी ना वो एक रूम के अंदर अंदर होगी, कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन नहीं होनी चाहिए। कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन का मतलब कि भाई एक बंदा बैठा है पाकिस्तान में, वो कम्युनिकेट कर रहा है सिटी से बाहर, ठीक है, मतलब हैदराबाद में बैठा है, वो सिटी से बाहर कम्युनिकेट कर रहा है स्काइप के थ्रू या और किसी सोर्सेज के थ्रू, तो ये कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन में आ जाती है। तो ये स्पेसिफाइड नहीं होती इसके अंदर। क्रिस्टल क्लियर में क्या होता है? जितने भी टीम मेंबर हैं वो एक ही रूम में टुगेदर एक साथ मिलके काम करने चाहिए, ठीक है। फिर देखो थर्ड पॉइंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इज द सीनियर डिजाइनर। मतलब क्रिस्टल क्लियर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल किसका होता है? सीनियर डिजाइनर का। मतलब 3 लोग है ना, स्पॉन्सर, सीनियर डिजाइनर, प्रोग्रामर। हालांकि 6 हो सकते हैं, यहाँ पे सिर्फ 3 बता रहा है, मतलब मिनिमम बता रहा है ना, मतलब कम से कम इतने होने चाहिए, लेकिन 3 और भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन इन तीनों में से सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका होता है? सीनियर डिजाइनर का। तो यहाँ पे क्या कह रहा है? सीनियर डिजाइनर का इंपॉर्टेंट रोल होता है हु इज एक्सपेक्टेड टू बी केपेबल ऑफ मेकिंग ऑल द टेक्निकल डिसीजंस दैट नीड टू बी मेड। मतलब जितने भी टेक्निकल डिसीजंस होंगे सॉफ्टवेयर को लेके, सिस्टम को लेके, वो सारे कौन लेगा? सीनियर डिजाइनर लेगा। मतलब वो इतना केपेबल होना चाहिए कि वो सारे टेक्निकल डिसीजन ले सके, ठीक है। फिर थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है? द रोल्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर, बिजनेस एनालिस्ट, टेस्टर एंड सो ऑन आर शेयर्ड अमंग ऑल टीम मेंबर्स। भाई देखो क्रिस्टल क्लियर के अंदर प्रोजेक्ट मैनेजर का तो बोला ही नहीं इन्होंने, ठीक है, ना प्रोजेक्ट मैनेजर होता है, ना बिजनेस एनालिस्ट होता है, ना टेस्टर होता है, ठीक है। मतलब ये 3 बताए इन्होंने। तो इन ये जो और रोल्स बता रहा है इनका काम कौन करेगा? देखो यहाँ पे कह रहा है कि ये जो रोल्स है ना, प्रोजेक्ट मैनेजर, बिजनेस एनालिस्ट या टेस्टर, इनका काम कौन करेगा? जितने भी टीम मेंबर्स हैं वो इनका काम आपस में डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि ये जो रोल्स है ना, हाँ मतलब वो शेयरिंग कर लेंगे। मतलब जो काम एक्स्ट्रा है वो सारे, मतलब प्रोजेक्ट मैनेजर का काम, बिजनेस एनालिस्ट का काम, टेस्टर का काम, वो सारे शेयर्ड हो जाएंगे सारे टीम मेंबर्स में। मतलब अगर 6 बंदे हैं तो और एक्स्ट्रा जितने भी काम है वो थोड़े थोड़े हर टीम मेंबर ले लेगा और उनको परफॉर्म करके देगा। मतलब इन तीनों के जितने भी टास्क होंगे वो शेयर्ड हो जाएंगे सारे टीम मेंबर्स में, ठीक है। ये इसका पॉइंट है। अब देखो भाई क्रिस्टल क्लियर की बात कर रहा है, वर्किंग सॉफ्टवेयर इज एक्सपेक्टेड टू बी डिलीवर्ड एवरी 2 to 3 months। मतलब हर 2 से 3 महीने के बाद क्या करना है? एक वर्किंग सॉफ्टवेयर, मतलब जो आइटरेशन के बाद हम क्या करते हैं, वर्किंग सॉफ्टवेयर तैयार हो जाता है हर आइटरेशन के बाद। तो ये कह रहा है कि हर 2 से 3 महीने के बाद एक वर्किंग सॉफ्टवेयर आपने डिलीवर करना है क्लाइंट को, ठीक है। और देखो यहाँ पे यही कह रहा है, द टीम कैन वर्क इन स्मॉलर आइटरेशंस। मतलब वो स्मॉलर आइटरेशंस में काम कर सकती है, बट द एक्सपेक्टेड रिलीज इज एवरी 60 to 90 days। मतलब वही बात हो गई जो ऊपर हो रही है, 2 to 3 months या 60 to 90 days। मतलब जो भी आप वर्किंग सॉफ्टवेयर डिलीवर करोगे क्रिस्टल क्लियर को यूज करते हुए, वो 2 से 3 महीने की उसकी ड्यूरेशन होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्रिस्टल क्लियर रिक्वायर्स मिनिमल डॉक्यूमेंटेशन। मतलब मिनिमल डॉक्यूमेंटेशन का मतलब कि डॉक्यूमेंटेशन कम से कम होती है। अगर हम क्रिस्टल क्लियर को यूज करते हैं तो कम से कम डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर फोकस होता है। एज प्रोजेक्ट माइलस्टोन आर कॉमनली द एक्चुअल सॉफ्टवेयर डिलीवरी, नॉट द रिटन डॉक्यूमेंट्स। मतलब क्रिस्टल क्लियर में डॉक्यूमेंटेशन कम से कम होती है। क्यों? क्योंकि जो एक्चुअल सॉफ्टवेयर है ना, जो वर्किंग सॉफ्टवेयर है, वो हमारा माइलस्टोन होता है, टारगेट होता है, ना कि रिटन डॉक्यूमेंट्स। सारी बात है, कस्टमर को
एक्चुअल सॉफ्टवेयर से गर्ज होगा ना कि उसकी डॉक्यूमेंटेशन से, ठीक है। तो डॉक्यूमेंटेशन क्रिस्टल क्लियर में कम से कम होती है। टारगेट क्या होता है कि एक्चुअल सॉफ्टवेयर कैसा है उसकी डिलीवरी होनी चाहिए अच्छे से, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो लास्ट पॉइंट, द टीम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफाइनिंग एनी एडिशनल आर्टिफैक्ट्स दैट दे प्रोड्यूस। अब देखो आर्टिफैक्ट्स किसे कह रहा है, आपको याद है हमने आर्टिफैक्ट्स पढ़ा था। आर्टिफैक्ट्स मतलब टूल्स। भाई देखो सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए टीम कुछ टूल्स बनाती है, आर्टिफैक्ट्स बनाती है, मतलब कुछ चार्ट्स बनाती है, ठीक है। मतलब आपको मैंने बताया था कि आर्टिफैक्ट्स किसे कहते हैं, कुछ ऐसे प्रोग्रेस चार्ट्स होते हैं, कुछ ऐसे चार्ट्स होते हैं जो हमारे रूम में लगे हुए होते हैं, ठीक है, जिनको सारे टीम मेंबर्स देख के उसके हिसाब से अपना काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो वो जो टूल्स होते हैं ना, चार्ट्स हो गए, प्रोग्रेस चार्ट्स हो गए, प्रोजेक्ट चार्ट्स हो गए, और बहुत सारी चीजें, ये कहलाती हैं आर्टिफैक्ट्स। तो जो टीम है ना वो रिस्पॉन्सिबल होती है कि अगर उसको ये टूल्स चाहिए तो वो उनको प्रोड्यूस करे, फॉर डिफाइनिंग देयर ओन कोडिंग स्टैंडर्ड्स, टेस्टिंग प्रैक्टिसेस एंड सो ऑन। इसका मतलब ये जो आर्टिफैक्ट्स वो बनाएगा वो अपने तरीके से बनाएगा ना, मतलब ओन कोडिंग स्टैंडर्ड्स होंगे, मतलब अपने तरीके से वो चार्ट्स बनाएगा जिसको देख के वो क्या करेगा, कोडिंग करेगा, ठीक है, टेस्टिंग करेगा। क्योंकि टेस्ट केसेस होते हैं, मैंने आपको बताया था टेस्ट केसेस क्या होते हैं, वो भी रिटन डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो हम अपने लिए बनाते हैं ताकि हम उसको देख के अपना काम कर सकें, टेस्टिंग कर सकें, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। अब देखो अब हमारे पास दूसरा क्या है, क्रिस्टल ऑरेंज। मतलब मैंने क्या बताया था, क्रिस्टल क्लियर और ऑरेंज ये बहुत ज्यादा यूज होने वाले क्या है, कलर्स हैं, मेथोडोलॉजीज हैं क्रिस्टल के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्रिस्टल ऑरेंज में क्या कह रहा है, क्रिस्टल ऑरेंज द नंबर ऑफ रोल्स इंक्रीजेस ग्रेटली फॉर ऑरेंज प्रोजेक्ट्स। मतलब क्रिस्टल ऑरेंज मतलब जो ऑरेंज प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें बंदे बढ़ जाते हैं, पीपल बढ़ जाते हैं, क्योंकि क्लियर में कम होते हैं, ऑरेंज में क्या हो जाते हैं, कुछ आपके पास बंदे और ज्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। देखो अगर मैं आपको फिगर से दिखाऊं, ये देखो क्लियर में हमारे पास कितने हो सकते हैं, 1 to 6, ठीक है। ऑरेंज में कितने हो सकते हैं, 21 से 40। मतलब मैं क्या कह रहा हूं कि क्लियर हमारे पास यूज होता है या ज्यादा से ज्यादा ऑरेंज होता है, क्योंकि देखो जो बड़े प्रोजेक्ट्स है ना वो बहुत कम कम आते हैं, ज्यादातर प्रोजेक्ट्स हमारे पास छोटे होते हैं या मीडियम साइज के होते हैं। तो ये जो क्लियर है हमारे पास ये छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए यूज होता है, और ऑरेंज हमारे पास मीडियम साइज प्रोजेक्ट्स के लिए यूज होता है, ठीक है। तो एक ये पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ पे यही कह रहा है क्रिस्टल ऑरेंज के अंदर नंबर ऑफ रोल्स बढ़ जाते हैं, ठीक है। मतलब जो लोग काम कर रहे हैं हर एक मेंबर का अलग रोल होता है, जिस तरह प्रोजेक्ट मैनेजर है, डेवलपर है, प्रोग्रामर है, सबके अलग अलग रोल्स हैं, तो वो रोल्स बढ़ जाते हैं, मतलब बंदे बढ़ जाते हैं ऑरेंज के अंदर। फिर देखो रोल्स कैन वेरी डिपेंडिंग ऑन द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब यहाँ पे भी क्या कह रहा है, वो जो रोल्स है ना वो चेंज हो सकते हैं, वेरी हो सकते हैं, ठीक है। और ये चीज किस पे डिपेंड करती है, उस ऑर्गेनाइजेशन पे, मतलब उस सॉफ्टवेयर कंपनी पे, ठीक है। बट टिपिकली दे इंक्लूड द ट्रेडिशनल रोल्स। मतलब अगर आप क्रिस्टल ऑरेंज को यूज कर रहे हो ना तो कुछ ट्रेडिशनल रोल्स होते हैं। मतलब ट्रेडिशनल रोल्स का मतलब कुछ ऐसे रोल्स होते हैं जो हर प्रोजेक्ट में लाजमी होते हैं, ठीक है। मतलब उनको आप डिस्कार्ड नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल आर्किटेक्ट, आर्किटेक्ट का होना लाजमी है, स्पॉन्सर जो आपके प्रोजेक्ट को स्पॉन्सर करेगा, बिजनेस एनालिस्ट, ठीक है, जो मतलब आपकी वो जितनी भी क्या है लॉजिक है, ठीक है, उसको एनालाइज करेगा, ठीक है, वो बिजनेस एनालिस्ट का काम होता है। फिर प्रोजेक्ट मैनेजर जो पूरे प्रोजेक्ट को लीड करता है, ठीक है, एंड सो ऑन। और कुछ ऐसे रोल्स होते हैं जो ट्रेडिशनल होते हैं, जो लाजमी हमें रखने होते हैं जब भी हम कोई प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं, ठीक है। अब देखो सिंस देयर इज अ ग्रेटर नीड फॉर वेरिफिकेशन इन लार्जर प्रोजेक्ट्स। भाई देखो जितना प्रोजेक्ट हमारा बड़ा होता है ना उतना हमें वेरिफिकेशन की ज्यादा से ज्यादा नीड होती है। मतलब प्रोजेक्ट बड़ा है तो इसका मतलब बहुत सारे कोड तैयार हो रहे हैं, बहुत सारे कंपोनेंट्स तैयार हो रहे हैं, तो उनको अलग अलग वेरीफाई करना होता है, ठीक है। उनकी अलग अलग साथ साथ वेरिफिकेशन करना जरूरी होती है, ठीक है। क्योंकि एक प्रॉब्लम ये भी आता है, क्योंकि लार्ज प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स यूज हो रहे होते हैं, तो कभी कभार वेरिफिकेशन का प्रॉब्लम आता है, ठीक है। तो यहाँ पे यही कह रहा है specific care is taken to make sure more structure is put
इन प्लेस अराउंड द ओवरऑल प्रोसेस। मतलब देखो ये क्या कह रहा है, स्पेसिफिक केयर इज टेकन टू मेक श्योर मोर स्ट्रक्चर इज पुट इन प्लेस अराउंड द ओवरऑल प्रोसेस। इसका मतलब जो हमारा पूरा प्रोसेस चल रहा है एक जगह पे, ठीक है, वहां पे हमें कुछ स्ट्रक्चर पुट करना है, मतलब कुछ ऐसी चीजें पुट करनी है, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन पुट करनी है जो सारे टीम मेंबर्स को नजर आ सके, ठीक है, क्योंकि वेरिफिकेशन की ज्यादा से ज्यादा नीड होती है, ठीक है। और वेरिफिकेशन हम कब करेंगे, जब हमारे पास कुछ ऐसे टूल्स हैं, जैसे एक बहुत बड़ा कमरा है, हमारे पास वो टूल्स दीवारों पे लगे हुए, इंफॉर्मेशन दीवारों पे लगे हुए, तो इससे क्या होगा, इससे आपके पास ये जो स्ट्रक्चर है वो पूरे प्रोसेस जहां पे हो रहा है वहां पे लगा हुआ है, अराउंड कर रहा है, ठीक है। एज वेल एज अ लार्जर एम्फेसाइज ऑन टेस्टिंग, एम्फेसाइज मतलब जोर, ठीक है। मतलब देखो यहाँ पे कह रहा है वेरिफिकेशन पे जोर होता है लार्जर प्रोजेक्ट्स में, और दूसरा क्या कह रहा है, टेस्टिंग पे जोर होता है, ठीक है। मतलब आप जो भी कंपोनेंट बनाते जाओगे उसकी वेरिफिकेशन भी करोगे, टेस्टिंग भी लाजमी करोगे, ठीक है। As each subgroup within the team is expected to have a tester। भाई देखो सब ग्रुप किसे कहते हैं, एक बहुत बड़ा ग्रुप है, ठीक है, मतलब एम्प्लॉइज का एक बहुत बड़ा ग्रुप है। जिस तरह मैंने बताया ऑरेंज जो हमारे पास कलर है उसके अंदर अगर सपोज करो 60 लोग हैं, तो इसका मतलब मैं 10-10 के सब ग्रुप्स बना सकता हूं ना, ठीक है। तो हर सब ग्रुप में एक टेस्टर होना लाजमी है जो वेरिफिकेशन करेगा और टेस्टिंग करेगा, ठीक है। और वेरिफिकेशन और टेस्टिंग कैसे करेगा, क्योंकि इंफॉर्मेशन उसे अपने अराउंड में मिल रही है, चारों तरफ लगी हुई है, ठीक है। फिर यहां पे देखो क्रिस्टल ऑरेंज प्रोजेक्ट्स आर डिस्क्राइब्ड एज टिपिकल मीडियम साइज प्रोजेक्ट्स। वही बात आ गई, क्रिस्टल क्लियर छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए और क्रिस्टल ऑरेंज आपके पास मीडियम साइज प्रोजेक्ट्स के लिए। क्योंकि देखो छोटे प्रोजेक्ट्स और मीडियम साइज प्रोजेक्ट्स यही ज्यादा से ज्यादा मिलते हैं कंपनीज को, क्योंकि हर दफा तो ऐसा नहीं होगा ना कि हर दफा एक लार्ज प्रोजेक्ट मिल रहा है, नहीं, बहुत कम ऐसा होता है कि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है, लेकिन ज्यादातर प्रोजेक्ट कौन से होते हैं, छोटे होते हैं या मीडियम साइज होते हैं, ठीक है। एक इसका ये पॉइंट है। तो मतलब मीडियम साइज के लिए हम क्या यूज करते हैं, क्रिस्टल ऑरेंज। अब देखो वर्किंग सॉफ्टवेयर इज एक्सपेक्टेड टू बी डिलीवर्ड एवरी 3 to 4 months। भाई देखो जो क्रिस्टल क्लियर था वो 2 से 3 महीने कह रहा था, क्रिस्टल ऑरेंज क्या कह रहा है, 3 से 4 महीने, ठीक है। देखो अगर मैं आपको वो दिखाऊं क्रिस्टल क्लियर, देखो यहां पे क्या कह रहा है 2 to 3 months, ठीक है, मतलब 60 to 90 डेज में आपका वर्किंग सॉफ्टवेयर रिलीज होना चाहिए, ठीक है। मतलब छोटे छोटे आइटरेशन में जो हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं वो 2 से 3 महीने बाद रिलीज होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है ऑरेंज में, वर्किंग सॉफ्टवेयर इज एक्सपेक्टेड टू बी डिलीवर्ड एवरी 3 to 4 months। मतलब क्रिस्टल क्लियर में 2 से 3 महीने और क्रिस्टल ऑरेंज में 3 से 4 महीने, ठीक है। तो यहाँ पे यही कह रहा है द टीम कैन वर्क इन स्मॉलर आइटरेशंस इफ डिजायर्ड बट द एक्सपेक्टेड रिलीज इज एवरी 90 to 120 डेज। 90 मतलब 3 महीने, 120 मतलब 4 महीने, सही है। तो 3 से 4 महीने के अंदर आपको वर्किंग सॉफ्टवेयर, ठीक है, डिलीवर करना होता है अपने क्लाइंट को। अब देखो क्रिस्टल ऑरेंज डिफाइंस अ सेट ऑफ स्पेसिफिक डिलीवरेबल्स। अब मतलब आपके पास जो क्रिस्टल ऑरेंज को यूज करके आप जो प्रोजेक्ट बनाते हो वो ये सारी चीजें डिलीवर करती है, सही है। क्या क्या डिलीवर करती है, रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंट, मतलब जब हमारे पास प्रोजेक्ट आता है तो उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हम क्लाइंट से लेते हैं उसको डॉक्यूमेंटेड करते हैं ना, एक जगह पे लिखते हैं, उसका एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट, ठीक है। फिर रिलीज सीक्वेंस मतलब शेड्यूल, मैंने आपको क्या बताया, हमारा एक पूरा सॉफ्टवेयर है, फॉर एग्जांपल एक सॉफ्टवेयर है वो 7 महीने में बनेगा, तो उसके जो रिलीजेस हैं मतलब उसके जो छोटे छोटे इंक्रीमेंट्स हैं वो कितने टाइम बाद रिलीज करने हैं, ठीक है, उसका पूरा शेड्यूल इस डॉक्यूमेंट में होता है। फिर प्रोजेक्ट शेड्यूल के पूरा प्रोजेक्ट कब कंप्लीट होगा, उसके अंदर कौन कौन से रिलीजेस होंगे, कितने टाइम में रिलीजेस होंगे, ये सारी चीजें। फिर आ जाता है स्टेटस रिपोर्ट्स, मतलब मैंने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, मेरा स्टेटस रिपोर्ट था 0, मैंने 30% कंप्लीट कर लिया तो मेरा स्टेटस रिपोर्ट हो गया 30,
सही है। इस तरह के जो भी स्टेटस चल रही है, जो भी प्रोग्रेस चल रही है हमारे, उसकी वो हम कहाँ पे मेंटेन करते हैं? स्टेटस रिपोर्ट्स में मेंटेन करते हैं। फिर यूआई डिजाइन डॉक्यूमेंट, मतलब जो हमारे पूरे प्रोजेक्ट का यूआई डिजाइन है, यूजर इंटरफेस डिजाइन है, उसका भी हम एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं जो हम डिलीवर करते हैं अपने क्लाइंट को, क्योंकि ये सारे क्या है? डिलीवरेबल्स हैं। डिलीवरेबल्स मतलब जो लाजमी हमने डिलीवर करने हैं अगर हम क्रिस्टल ऑरेंज को यूज कर रहे हैं। फिर देखो ऑब्जेक्ट मॉडल, मतलब कौन कौन से क्लासेस ऑब्जेक्ट में यूज कर रहा हूं, वो सारी चीजें इस मॉडल में डिफाइन करते हैं। फिर यूजर मैनुअल, भाई बात आ गई, मैंने आपको बताया था आप एक अवन परचेज करते हो, उसके साथ एक यूजर मैनुअल आता है जिसमें लिखा होता है इस अवन को यूज कैसे करना है। सेम उसी तरह जो भी आप सॉफ्टवेयर बना रहे हो उसको यूज कैसे करना है, आप अपने यूजर को एक मैनुअल देते हो, एक गाइड देते हो, ठीक है। फिर टेस्ट केसेस, टेस्ट केसेस मतलब जब भी हम टेस्टिंग करते हैं ना, तो टेस्टिंग कैसे करनी है उसके कुछ टेस्ट केसेस बनाते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं जिसके अंदर हम लिखते हैं कि ऐसे ऐसे हमें टेस्टिंग करनी है, वो कहलाते हैं टेस्ट केसेस। तो ये सारी चीजें हमें डिलीवर करनी होती हैं जब हम क्रिस्टल ऑरेंज यूज करते हैं, ठीक है। अब देखो यहां पे कह रहा है एज विथ क्रिस्टल क्लियर, मतलब देखो अब क्रिस्टल क्लियर की बात कर रहा है, ये कह रहा है एज विथ क्रिस्टल क्लियर द टीम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफाइनिंग देयर ओन स्टैंडर्ड्स एंड गाइडलाइंस फॉर द आर्टिफैक्ट्स दे डिलीवर। इसका मतलब देखो क्रिस्टल ऑरेंज तो ये सारी चीजें डिलीवर करेगा, लेकिन क्रिस्टल क्लियर क्योंकि छोटा होता है, उसमें बंदे कम होते हैं, तो वो अपने हिसाब से स्टैंडर्ड्स को डिफाइन करते हैं कि कौन कौन सी चीजें मुझे चाहिए, कौन कौन सी कस्टमर को चीजें देनी है हमें और कौन कौन सी चीजें नहीं देनी। मतलब वो अपने स्टैंडर्ड्स और गाइडलाइंस खुद ही सेट करते हैं, अपने जो टूल्स उनको देने हैं या यूज करने हैं वो सारा काम खुद ही, क्योंकि ये आर्टिफैक्ट्स है ना सारे, ये जो आपको मैंने दिखाई सारे आर्टिफैक्ट्स हैं। तो इन आर्टिफैक्ट्स में से क्रिस्टल क्लियर कौन कौन से आर्टिफैक्ट्स डिलीवर करेगा वो उनके टीम मेंबर्स के ऊपर डिपेंड करता है। किसकी टीम में? क्रिस्टल क्लियर की टीम में, ठीक है। एक ये पॉइंट है। अब देखो क्रिस्टल फैमिली, ठीक है। फॉलोइंग आर 7 प्रीवेलिंग कॉमन प्रॉपर्टीज बिटवीन ऑल द मेंबर्स इन द क्रिस्टल फैमिली। क्रिस्टल फैमिली के अंदर कितने मेंबर्स आते हैं? 5, ठीक है। उन पांचों के पांचों मेंबर्स के अंदर 7 प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो सेम है, मतलब 7 प्रॉपर्टीज आपको हर क्रिस्टल फैमिली के मेंबर में मिलेंगी, ठीक है। तो ये 7 प्रॉपर्टीज है, इनको यहाँ पे समझना। सबसे पहला क्या है? फ्रीक्वेंट डिलीवरी, बहुत ही आसान है, ठीक है। फ्रीक्वेंट डिलीवरी मतलब जो हम हर थोड़े टाइम बाद एक वर्किंग सॉफ्टवेयर डिलीवर करते हैं, हर थोड़े टाइम बाद, उसको क्या कहा जा रहा है? फ्रीक्वेंट डिलीवरी, ठीक है। इसको समझना। दिस इज एन क्रूशियल फीचर ऑफ एजाइल मेथोडोलॉजीज and implies the regular release of iterations of the software product. For example, सॉफ्टवेयर बनेगा 1 साल में, ठीक है, लेकिन उनको मैं थोड़े थोड़े दिन बाद, मतलब 1-1 महीने बाद, 2-2 महीने बाद एक वर्किंग सॉफ्टवेयर रिलीज करवाता जाऊंगा, अपने क्लाइंट को दिखाता जाऊंगा, और एक टाइम आएगा कि हमारी वो रिलीजेस खत्म हो जाएंगी और पूरा सॉफ्टवेयर हमारा तैयार हो जाएगा। तो फ्रीक्वेंट का मतलब बार बार, मतलब हर 2 महीने बाद आपने बार बार क्या करना है? छोटा सा वर्किंग सॉफ्टवेयर उनको डिलीवर करते जाना है, और एक टाइम आएगा कि वो सॉफ्टवेयर आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा और आप डिलीवर कर दोगे। फिर देखो सेकंड पॉइंट, डिजाइनर्स एंड डेवलपर्स डिसाइड द फीचर्स टू बी इंक्लूडेड इन ईच रिलीज। मतलब देखो मैंने सॉफ्टवेयर बना रहा हूं मैं, ठीक है। अब पहली रिलीज के अंदर कौन कौन से फीचर्स डालने हैं हमने, मतलब जो पहला वर्किंग सॉफ्टवेयर हम क्लाइंट को डिलीवर करेंगे उसमें कौन कौन से फीचर्स आएंगे, ये डिसाइड कौन करता है? डिजाइनर्स और डेवलपर्स मिलके ये डिसाइड करते हैं कि कौन कौन से फीचर्स हर रिलीज के अंदर आएंगे, ठीक है। फिर देखो लास्ट पॉइंट, द लेंथ ऑफ द प्रोजेक्ट डिटरमाइंस द रिलीज टाइम्स। मतलब जो हमारे पूरे प्रोजेक्ट की लेंथ है, जिस तरह मैंने बताया हमारा प्रोजेक्ट बनेगा 1 साल के अंदर, तो 1 साल के अंदर ही मैंने अपने हर रिलीज की टाइमिंग को सेट करना है। मतलब अगर 1 साल में बनेगा तो इसका मतलब मैं कह रहा हूं कि भाई 1 साल है ना मेरे पास, तो मुझे 5 या 6 रिलीजेस में अपना सॉफ्टवेयर कंप्लीट करना है। तो 5 या 6 रिलीजेस में अगर सॉफ्टवेयर कंप्लीट करना है तो इसका मतलब हर रिलीज 2 महीने में बननी चाहिए, ठीक है। तो ये सारा काम हम फ्रीक्वेंट डिलीवरी, मतलब ये क्या है? इसकी कॉमन प्रॉपर्टी है। ये जो प्रॉपर्टी है ना ये सारी फैमिली के अंदर कॉमन है। अब देखो सेकंड पॉइंट है रिफ्लेक्टिव इंप्रूवमेंट। अब रिफ्लेक्टिव इंप्रूवमेंट का मतलब
डेवलपर्स समटाइम्स टेक अ ब्रेक फ्रॉम रेगुलर डेवलपमेंट। इसका मतलब जो डेवलपर्स होते हैं ना, वो ब्रेक लेते हैं रेगुलर डेवलपमेंट में से, क्योंकि वो एक रेगुलर डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो इस सेकंड प्रॉपर्टी में क्या कह रहा है, जो डेवलपर्स होते हैं वो कभी कभार क्या लेते हैं, ब्रेक लेते हैं, अपनी रेगुलर डेवलपमेंट से ब्रेक लेते हैं एंड ट्राई टू फाइंड न्यू एंड बेटर वेज टू इंप्रूव देयर प्रोसेसेस। मतलब जो रेगुलर डेवलपमेंट चल रही है वो उससे हट जाते हैं, ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक लेने के बाद वो काम क्या करते हैं, वो न्यू एंड बेटर वेज, मतलब कुछ नए और अच्छे तरीके ढूंढते हैं जिससे वो अपने प्रोसेस को क्या कर सकें, इंप्रूव कर सकें। ठीक है, तो ये आ जाता है सेकंड। मतलब ये जो पॉइंट है ये पांचों में से किसी फैमिली में भी हो सकता है, क्लियर में भी हो सकता है, येलो में भी हो सकता है, ऑरेंज में भी हो सकता है, किसी में भी हो सकता है। ठीक है, फिर अगला पॉइंट, आइटरेशंस हेल्प बाय प्रोवाइडिंग फीडबैक ऑन वेदर द करंट प्रोसेस इज वर्किंग फाइन और नॉट। इसका मतलब कि आपके पास देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, ब्रेक क्यों लेता है डेवलपर, ताकि कुछ नए और बेटर वेज ढूंढ सके अपने प्रोसेस को इंप्रूव करने में। एक तो ये तरीका है, और जब हम आइटरेशंस बना लेते हैं तो कस्टमर भी तो हमें फीडबैक देता है ना, तो उस कस्टमर के फीडबैक की मदद से भी तो हम अपने प्रोसेसेस को इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दो चीजें यहाँ पे बता रहा है। ठीक है, अब देखो थर्ड पॉइंट, ऑस्मोटिक कम्युनिकेशन। अब देखो क्या कह रहा है, ऑस्मोटिक कम्युनिकेशन इज यूज्ड इन क्रिस्टल क्लियर। मतलब ये कह रहा है कि इस टाइप की जो कम्युनिकेशन है वो कहाँ यूज की जाती है, क्रिस्टल क्लियर में, मतलब जो पहला कलर है, जो पहला फैमिली मेंबर है उसके अंदर यूज किया जाता है। एंड अदर स्मॉलर क्रिस्टल मेथोडोलॉजीज, मतलब और जो स्मॉलर मेथोडोलॉजीज हैं वो किस में आती है, क्रिस्टल क्लियर में आती है। तो मतलब इस टाइप की कम्युनिकेशन, ऑस्मोटिक कम्युनिकेशन क्रिस्टल क्लियर के अंदर की जाती है। दूसरा पॉइंट देखो, अब ऑस्मोटिक कम्युनिकेशन किसे कह रहा है, इसको समझना। देखो यहाँ पे कह रहा है, ऑस्मोटिक कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स द टीम बीइंग टुगेदर इन अ रूम एंड गेटिंग द इंफॉर्मेशन टू फ्लो अराउंड इट। मतलब वही बात आ गई, ऑस्मोटिक कम्युनिकेशन का मतलब कि आपके जितने भी लोग हैं क्रिस्टल क्लियर के अंदर, जितने भी थोड़े से लोग हैं, वो एक ही कमरे में मिलके उन्होंने काम करना है, और एक ही कमरे में मिलके काम करेंगे तो मतलब उनके दरमियान कम्युनिकेशन अच्छा होगा। ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन है वो इजीली क्या कर सकते हैं, फ्लो कर सकते हैं एक दूसरे की तरफ। ठीक है, एक ये पॉइंट है। फिर देखो यार क्या कह रहा है, व्हेन इट कम्स टू लार्जर टीम्स वेयर देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ डिस्ट्रैक्शन। मतलब अगर हमारे पास लार्जर टीम्स हो जाती हैं, बड़ी टीम्स हो जाती है, मतलब जिनमें लोग ज्यादा हैं, तो जाहिर बात है वहां पे कम्युनिकेशन गैप आ जाता है ना, वहां पे डिस्ट्रैक्शन आ जाती है। सही है कि आप इतने आराम से कम्युनिकेट नहीं कर सकते जिस तरह आप क्रिस्टल क्लियर के अंदर करते हो, क्योंकि वहां पे लोग कम होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यही कह रहा है, व्हेन इट कम्स टू लार्जर टीम्स वेयर देयर इज द पॉसिबिलिटी ऑफ डिस्ट्रैक्शन क्लोज कम्युनिकेशन इज प्रेफर्ड। मतलब अगर बड़ी टीम्स हैं तो वहां पे डिस्ट्रैक्शन की ज्यादा मतलब पॉसिबिलिटी होती है, तो वहां पे हमें किसको प्रेफर करना चाहिए, क्लोज कम्युनिकेशन को, कि भाई आप फेस टू फेस टॉक कर सको। अब देखो चौथा पॉइंट, ट्रस्ट। The people in the team must be able to speak up about the issues they face and trust each other। मतलब देखो जितनी भी टीम्स होती हैं आपस में टीम मेंबर काम करते हैं। ठीक है, तो अब होता क्या है कि टीम मेंबर्स को एक दूसरे पे भरोसा करना होता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है, द पीपल इन द टीम मस्ट बी एबल टू स्पीक अप। मतलब हर टीम मेंबर में ऐसी एबिलिटी होनी चाहिए कि अगर उसे कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई इश्यू आ रहे हैं, तो वो उसके लिए बोले, खामोश नहीं रहे। ठीक है, तो यहाँ पे यही कह रहा है। ठीक है, मतलब एक तो अगर कोई इश्यू आ रहे हैं तो बोलना लाजमी है और एक दूसरे पे ट्रस्ट करना है। तो सेकंड पॉइंट में क्या कह रहा है, इफ समवन इज रिडिक्यूल्ड व्हेनेवर दे आस्क अ क्वेश्चन और सजेस्ट एन आइडिया देयर आर फ्यूअर चांसेस फॉर देम टू स्पीक अप द नेक्स्ट टाइम। अब इसका मतलब समझना, ये कह रहा है कि अगर मैंने एक क्वेश्चन पूछा किसी से और उसने मुझे एक रिडिकुलस जवाब दिया, मतलब उसने मेरे साथ एक रूड बिहेवियर से जवाब दिया या मुझे जवाब नहीं दिया, ठीक है, मेरे साथ बिहेवियर अच्छा नहीं रखा, तो क्या होगा, नेक्स्ट टाइम बहुत कम चांसेस होंगे कि मैं उससे बात करूं, उससे स्पीक अप करूं। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए।
मतलब एक तो जितने भी टीम मेंबर्स हैं उनको एक दूसरे पे ट्रस्ट रखना है, और कोई भी इश्यूज आ रहे हैं वो एक दूसरे से डिस्कस करना है। मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे कोई इशू आ रहा है तो मैं अगले बंदे को इस वजह से नहीं बता सकता कि उसका बिहेवियर अच्छा नहीं है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मतलब ये भी एक प्रॉपर्टी है जो पांचों फैमिलीज के अंदर कॉमन होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो पांचवा पॉइंट, 7 है ना, 4 हो गए, ये 5th है, फोकस। पांचवा क्या है, फोकस। फोकस इन क्रिस्टल रेफर्स टू 2 थिंग्स। मतलब ये जो फैमिली है ना, क्रिस्टल फैमिली, इसके अंदर जो फोकस का टॉपिक है वो 2 चीजों के ऊपर फोकस करता है। पहला क्या है, फोकसिंग ऑन एन इंडिविजुअल टास्क इन अ प्रोजेक्ट। मतलब हर एक इंडिविजुअल टास्क, इंडिविजुअल मतलब एक, हर एक टास्क जो आपके प्रोजेक्ट में चल रहा है उसके ऊपर फोकस करना है, टिल देयर इज प्रोग्रेसिंग। मतलब जब तक वो प्रोग्रेस में नहीं आ जाता, स्टार्ट नहीं हो जाता या कंप्लीट नहीं हो जाता, ठीक है। फिर सेकंड पॉइंट, फोकसेस ऑन द डायरेक्शन इन विच द प्रोजेक्ट इज हेडिंग। मतलब इस चीज पे भी फोकस करना है कि हमारा प्रोजेक्ट की डायरेक्शन कहां जा रही है, ठीक है। हेडिंग का मतलब जाना, मतलब हमने ये भी फोकस करना है कि हमारे प्रोजेक्ट की जो डायरेक्शन है वो सही दिशा में जा रही है नहीं जा रही, ठीक है। तो ये 2 चीजें होती हैं जिनमें हम फोकस करते हैं। अब देखो छठा पॉइंट, इजी एक्सेस टू एक्सपर्ट यूजर्स। भाई देखो अक्सर क्या होता है, मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहा हूं, मैं कहीं पे जाके फंस गया हूं, मुझे एक एक्सपर्ट एडवाइस की जरूरत है, सही है। जिस तरह कौन बनेगा करोड़पति में फोन अ फ्रेंड होता था, तो किसी एक्सपर्ट को कॉल करते थे, उससे हेल्प लेते थे कि हाँ यार इसको ये आंसर पता होगा। तो जब हम सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, किसी जगह पे हम फंस गए, तो हम क्या कर सकते हैं, एक्सपर्ट यूजर से एक्सेस कर सकते हैं, मतलब उनसे बात कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यही कह रहा है, दिस इन्वॉल्व द डेवलपर्स वर्किंग विद अ प्रोजेक्ट एक्सपर्ट। मतलब इजी एक्सेस टू एक्सपर्ट यूजर्स का मतलब क्या है कि उसके अंदर जो डेवलपर काम कर रहे हैं ना, वो किसी प्रोजेक्ट एक्सपर्ट के साथ काम कर सकते हैं, मिलके काम कर सकते हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं, so that they can clarify queries and request for solutions to problems। मतलब एक जगह पे वही बात फंस गया है तो वो किसी एक्सपर्ट से अपनी क्यूरी शेयर करेगा, और वो एक्सपर्ट उसकी क्यूरीज का आंसर देगा, सॉल्यूशन देगा। मतलब जो भी इसको प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन कौन देगा, एक्सपर्ट देगा, और फिर उसको कोडिंग के जरिए डेवलप कौन कर देगा, डेवलपर, ठीक है। अब देखो सेकंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, द एक्सपर्ट यूजर शुड बी एन एक्चुअल रियल लाइफ यूजर। भाई देखो मैं कहता हूं सॉफ्टवेयर को जांचने वाला सबसे ज्यादा एक्सपर्ट कौन होता है, उस सॉफ्टवेयर का यूजर। मतलब एक तो उसकी एक्सपर्टीज भी है, और वो जो सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है, ठीक है, वो ज्यादा अच्छे तरीके से आपको बता सकता है, गाइड कर सकता है। इसका मतलब जो एक्सपर्ट होगा ना, जिसको हर चीज की नॉलेज होती है, उसका यूजर होना भी लाजमी है। मतलब उस सॉफ्टवेयर को उसने पहले यूज किया हुआ, तो जाहिर बात है पहले अगर उस एक्सपर्ट ने सॉफ्टवेयर को यूज किया हुआ होगा तो जाहिर बात है वो और अच्छे से हमें एडवाइस देगा, एक्सपर्ट एडवाइस देगा। तो यहाँ पे यही कह रहा है, द मोर इन्वॉल्व द एक्सपर्ट यूजर इज द बेटर। मतलब आप ऐसा एक्सपर्ट फाइंड करो जो सॉफ्टवेयर का यूजर भी हो, ऐसा ना हो कि वो सॉफ्टवेयर का सिर्फ डेवलपर हो, नहीं, उस एक्सपर्ट से कंसल्ट करना है हमने जो उस सॉफ्टवेयर को यूज भी कर चुका हो, ठीक है। ये इसका पॉइंट है। फिर देखो अगला पॉइंट, देयर शुड बी अ मिनिमम ऑफ अ 2 आवर मीटिंग एटलीस्ट 1 टाइम अ वीक विद द एक्सपर्ट यूजर। मतलब ये क्या कह रहा है, हर हफ्ते में एक दफा 2 घंटे की मीटिंग लाजमी होनी चाहिए, ठीक है, ताकि आपको एक्सपर्ट एडवाइस मिलेंगी। भाई अक्सर ऐसा होता है कि हम बिल्कुल सही सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे होते हैं, हमें किसी एक्सपर्ट डिवाइस की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर हम हर हफ्ते एक एक्सपर्ट से मीटिंग करते हैं तो इससे फायदा क्या होगा कि वो हमें और अच्छी चीजें बता सकता है, जिसके थ्रू हम अपने सॉफ्टवेयर को अच्छा बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यही कह रहा है, देयर शुड बी अ मिनिमम, मतलब कम से कम 2 घंटे की मीटिंग होनी चाहिए एक हफ्ते के अंदर। मतलब एक हफ्ते में 2 घंटे की मीटिंग लाजमी होनी चाहिए, किसके साथ, एक्सपर्ट यूजर के साथ। एंड द प्रोविजन टू कॉन्टेक्ट देम ऑन द फोन। मतलब फोन पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हो उनसे। मतलब जरूरी नहीं है 2 घंटे की जो मीटिंग हो रही है वो फेस टू फेस हो,
वो आपके पास फोन पे भी हो सकती है, स्काइप पे भी हो सकती है, किसी भी चीज पे हो सकती है, ठीक है। अब देखो लास्ट क्या बता रहा है, टेक्निकल एनवायरनमेंट। इसका मतलब ये जो भी आपके पास सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहा होता है ना, मतलब जो भी सिस्टम टीम बना रही है, सही है, वो टेक्निकल एनवायरनमेंट में बनानी चाहिए। मतलब एक टीम है, उसको टेक्निकल एनवायरनमेंट मिलना चाहिए जहां पे वो सॉफ्टवेयर बना रही है, ठीक है। देखो द आइडिया बिहाइंड अ टेक्निकल एनवायरनमेंट, मतलब टेक्निकल एनवायरनमेंट में होता क्या क्या, पहले तो इसको समझो, ठीक है। पहले इसको समझो कि टेक्निकल एनवायरनमेंट में क्या होता है। ऑटोमेट टेस्ट, मतलब ऑटोमेटिक तरीके से टेस्टिंग होती है। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, मतलब कौन कौन सी चीजें कॉन्फ़िगर की हुई है हमने अपनी एप्लीकेशन के अंदर, उसकी मैनेजमेंट। एंड फ्रीक्वेंट इंटीग्रेशन का मतलब जो जो कंपोनेंट तैयार होते जा रहे हैं उसको हम इंटीग्रेट करते जा रहे हैं अपने सॉफ्टवेयर के अंदर, मर्ज करते जा रहे हैं। इज दैट, मतलब टेक्निकल एनवायरनमेंट में ये चीजें आ गई। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे ये कह रहा है द आइडिया बिहाइंड अ टेक्निकल एनवायरनमेंट विद ऑटोमेटेड टेस्ट, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट एंड फ्रीक्वेंट इंटीग्रेशन। मतलब अगर ये सारी चीजें हमें एक टेक्निकल एनवायरनमेंट में मिलती हैं तो इससे फायदा क्या है, एरर्स कैन बी स्पॉटेड इजीली व्हेन चेंजेस आर मेड। मतलब हम अगर हमें कोई चेंज करने की जरूरत पड़ जाए अपने सॉफ्टवेयर के अंदर, मतलब अगर हमें कोई टेक्निकल एनवायरनमेंट मिला हुआ है तो इससे क्या होगा कि हम एरर्स को स्पॉट कर सकते हैं इजीली। स्पॉट मतलब उन एरर्स को हम पकड़ सकते हैं इजीली और हम उसको ठीक भी कर सकते हैं। कब, जब हम चेंजेस कर रहे होते हैं अपने सॉफ्टवेयर के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे यही कह रहा है कि अगर चेंजेस हमें अप्लाई करनी है और अगर हमें टेक्निकल एनवायरनमेंट मिला हुआ है तो उस एनवायरनमेंट में हम एरर्स को आसानी से स्पॉट भी कर सकते हैं, पिक भी कर सकते हैं और उन्हें सॉल्व भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे यही कह रहा है सेकंड पॉइंट में, इश्यूज आर लेस लाइकली एज दिस इज डन ऑन अ रेगुलर बेसिस। मतलब टेक्निकल एनवायरनमेंट में जितना भी काम हो रहा है वो रेगुलर बेसिस पे हो रहा है। तो इसका मतलब अगर सारा काम टेक्निकल एनवायरनमेंट में चलेगा जहां पे ऑटोमेटिक टेस्टिंग भी होगी, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट भी चलती जाएगी, इंटीग्रेशन भी चलती जाएगी, तो क्या होगा, वहां पे इश्यूज हमारे पास कम से कम हो जाएंगे। क्यों इश्यूज कम से कम क्यों हो जाएंगे, क्योंकि जो इश्यूज आ रहे हैं, जो एरर्स आ रहे हैं, उनको हम स्पॉट भी वहीं पे कर रहे हैं और उसी टेक्निकल एनवायरनमेंट में हम उसको क्या कर रहे हैं, फिक्स भी कर रहे हैं, ठीक है। देखो एरर्स आते कब हैं, जब हम अपने सॉफ्टवेयर के अंदर किसी रिक्वायरमेंट को चेंज करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल यूजर ने एक रिक्वायरमेंट बताई, मैंने वो कंप्लीट कर ली और बिल्कुल सही तरह काम कर रही है वो, लेकिन यूजर ने कहा कि इस तरह से नहीं, इस तरह से काम करना है, तब हमारे पास क्या होते हैं, एरर्स आ सकते हैं। तो उन एरर्स को मैं स्पॉट तभी कर पाऊंगा जब मैं टेक्निकल एनवायरनमेंट में काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो इससे फायदा क्या, हमारे पास जो इश्यूज होते हैं वो कम से कम होते हैं, ठीक है। तो ये 7 पॉइंट्स हैं जो क्रिस्टल के वो जो 5 फैमिली मेंबर्स हैं उन सब में ये सातों प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, कॉमन होती हैं, ठीक है।